नमस्कार, टैगोर पीजी कॉलेज आई ट्यूटोरियल ऐप पर आप सबका स्वागत है। हम बात कर रहे थे, पिछले दो वीडियो हमने नेपोलियन बोनापार्ट के बना लिए हैं और उन वीडियोस में हमने बात की कि नेपोलियन जो था उसकी प्रारंभिक जो विजय हैं, इसके अलावा उसकी जो विधि संहिता है, इसके बारे में बात हमने कर ली। और ये टॉपिक हमारे कौन सा है? नेपोलियन बोनापार्ट। और नेपोलियन बोनापार्ट क्लास बीए पार्ट फर्स्ट और बीएड पार्ट सेकंड। ठीक है, तो विधि संहिता की हमने बात कर ली। इसके अलावा 1806 में और 1807 की घटनाएं, जो युद्ध लड़े गए पर्सा के साथ युद्ध और ऑस्ट्रिया प्लस रूस के साथ, ऑस्ट्रिया प्लस रूस की सेनाओं के साथ जो युद्ध लड़े, फ्रीडलैंड का युद्ध। और फ्रीडलैंड के युद्ध में क्या किया? नेपोलियन ने परास्त कर दिया इनको। परास्त करने के बाद हम देखते हैं कि टिलसिट की जो संधि की, और टिलसिट की संधि जो थी, इस संधि की महत्वपूर्ण बात यह थी कि अब नेपोलियन के उत्कर्ष की चरम सीमा आ गई। क्या आ गई? चरम सीमा। तो चरम सीमा जब आ गई तो क्या था कि अब जो अलेक्जेंडर था, अलेक्जेंडर यानी जार है रूस का, ठीक है, तो अलेक्जेंडर ने क्या कहा कि यूरोप क्या है? नेपोलियन से क्या कहा कि यूरोप क्या है? मैं और आप ही यूरोप है। तो ये बात है उसने कह दी। लेकिन हम देखते हैं कि इस टिलसिट की संधि के बाद धीरे धीरे स्थिति में परिवर्तन है जो हुआ, और इसी परिवर्तन के चलते अब नेपोलियन जो जिस पीक पर, यानी यहां से शुरू हुआ यहां पहुंचा, अब ये यहां से धीरे धीरे गिरने लगा। तो अब हमने पीक वाला सिस्टम तो कर लिया है, लेकिन अब ये पतन कैसे होगा उसके बारे में। तो सबसे पहले अपनी बात करते हैं नेपोलियन के जो उसकी महाद्वीपीय व्यवस्था है। महाद्वीपीय व्यवस्था काफी महत्वपूर्ण है, महाद्वीपीय व्यवस्था, ठीक है। और महाद्वीपीय व्यवस्था नेपोलियन ने किसके खिलाफ लगाई? इंग्लैंड के खिलाफ लगाई। किसके खिलाफ है? इंग्लैंड के खिलाफ लगाई। क्यों लगाई? क्योंकि इंग्लैंड का वो विरोधी था और उसे पता था कि इंग्लैंड को जल युद्ध में परास्त नहीं किया जा सकता। क्या? जल युद्ध में परास्त नहीं किया जा सकता, क्योंकि उसकी जल सेना नेपोलियन की सेना से अधिक शक्तिशाली। अब शक्तिशाली जो है तो उसको परास्त नहीं किया जा सकता, तो उसके लिए तो कोई नई स्कीम लेकर के आनी पड़ेगी। इसलिए उसने क्या की? महाद्वीपीय व्यवस्था लागू की। और 1806 की इस व्यवस्था में हम देखते हैं कि उसने अब इंग्लैंड को परास्त करने के लिए उसको मजबूर कैसे किया जाए, इस बात पर उसने जोर दिया। तो उसने एक नई विधि निकाली कि परास्त वैसे किया नहीं जा सकता, बल्कि उसका जो आर्थिक स्तर है, आर्थिक स्तर गिरा करके क्या है कि उसको हराया जा सकता है ना। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? कहते कि ये जैसे ब्रिटेन है, ब्रिटेन के आसपास क्या पानी है, तो जल शक्ति तो उसकी है, लेकिन भूमि कम होने की वजह से उत्पादन कम होता है। उत्पादन कम होता है तो उसे क्या है? अनाज आसपास के देशों से मंगाना पड़ता है ना। तो आसपास के देशों से अनाज है वो मंगाता है, तो क्या करो कि ऐसे प्रतिबंध लगा दो चारों ओर कि अनाज है, जो रसद सामग्री है, वो सामग्री देशों से यहाँ पहुंचेगी, है ना। और नहीं पहुंचे तो हालात खराब होंगे और ब्रिटेन को फ्रांस के साथ संधि करनी पड़ेगी, है ना। तो इस हिसाब से बात है वो की गई।
इसमें क्या किया गया, महाद्वीपीय व्यवस्था में नेपोलियन की तरफ से ब्रिटेन के खिलाफ कुछ आदेश है वो लागू किए। कौन से? पहले नंबर पे बात करते हैं ब्रिटेन के खिलाफ अठारह सौ छह में उसने आदेश निकाला कि जो भी देश है आसपास के, ये आदेश के तहत क्या करेंगे कि वे ब्रिटेन के खिलाफ अपने देश में प्रतिबंध लगाएंगे। और प्रतिबंध कैसे लगाएंगे कि मान लिया कि कोई जहाज है वो इटली से होकर के और ब्रिटेन जा रहा है, तो क्या हो रहा है कि नेपोलियन ने इटली से कहा कि आपके यहां से होकर के अगर कोई जहाज जा रहा है आपके बंदरगाहों से होकर के, तो आप क्या कर दो, उसको रोक दो। क्या कर दो? उसको रोक दो, यानी निषिद्ध कर दो। दूसरी बात उसने क्या कही? दूसरी बात उसने कही कि वार्सा जो पैक्ट है, दूसरा वार्सा पैक्ट था, तो इसके तहत क्या कहा गया, इसमें नेपोलियन ने कहा कि जो पर्सा और हनोवर के तटों से अगर कोई जहाज आता है, अगर कोई जहाज आता है तो उसको भी क्या कर दो, बंद कर दिया जाए। तो ये उसने वार्सा पैक्ट में कहा कि पर्सा और हनोवर के तटों से जो जहाज आ रहा है उसको बंद किया जाए। तो दो प्रतिबंध उसने क्या किया, ब्रिटेन के खिलाफ है वो लगा दिया। तो पहला जो था, यानी इसको क्या बोलते हैं, पहले को बर्लिन एक्ट बोलते हैं। कौन सा? बर्लिन एक्ट। बर्लिन एक्ट में क्या कहा कि निषिद्ध करना है, व्यापार नहीं करना ब्रिटेन के साथ। दूसरा, वार्सा में उसने क्या कहा कि पर्सा और हनोवर के अगर तटों से कोई जहाज आ रहा है तो वो भी क्या है, रोक देना। दो आदेश जब निकले, बर्लिन और वार्सा, तो अब ब्रिटेन ने भी क्या इस पर संज्ञान लिया। और क्या लिया? संज्ञान ये लिया कि वापस हम भी तो कुछ काम करें फ्रांस के विरुद्ध। तो अब ब्रिटेन ने भी क्या किया, एक आदेश निकाला। क्या आदेश निकाला? ऑर्डर इन काउंसिल। ऑर्डर इन काउंसिल। इंग्लैंड ने ये निकाला। किसने? इंग्लैंड ने। और इसके तहत इंग्लैंड ने कहा कि हम भी क्या है कि फ्रांस के साथ व्यापार नहीं करेंगे, हम भी फ्रांस के साथ व्यापार है वो नहीं करेंगे। ये किसने निकाला? इंग्लैंड ने। दो के बाद अब इसको देखते हुए जो नेपोलियन था उसने क्या किया, अपना तीसरा आदेश निकाला। कहां? मिलान। मिलान एक्ट, यानी घोषणा मिलान के अंदर की गई। क्या कहा कि जो भी माल है, माल को क्या कर दो, जला दो। अगर आपके यहां बंदरगाह पर कोई जहाज आता है तो उसको पकड़ लो, और पकड़ के उसमें जो माल भरा हुआ है उस माल को क्या कर दो, जला दो। तो इस प्रकार क्या किया कि नेपोलियन ने आदेश दिया। अब ये जैसे आदेश निकाले तो आसपास के देशों के जो शासक थे उन शासकों को प्रतिबद्ध किया गया कि आप नेपोलियन के आदेशों का पालन करेंगे। तो ऐसे में स्थिति बड़ी संकटपूर्ण होगी, क्योंकि आसपास के कुछ देशों के ऐसे लोग थे जो कि नेपोलियन की इस व्यवस्था का विरोध कर रहे थे। तो राजाओं के लिए यह समस्या हो गई। जो कम शक्तिशाली थे उन्होंने तो स्वीकार कर लिया, लेकिन
कुछ शक्तिशाली शासक थे, उन्होंने क्या किया, नेपोलियन की इस व्यवस्था को स्वीकार करने से मना कर दिया। तो उनमें कौन थे, जैसे स्वीडन है, हॉलैंड है और पोप के राज्य हैं। राज्यों ने स्वीकार नहीं किया। तो स्वीडन, हॉलैंड और जो पोप के राज्य थे, उन्होंने क्या किया, नेपोलियन की इस व्यवस्था को स्वीकार है वो नहीं किया। उन्होंने कहा कि हम तो ऐसा करके और हमें कोई फायदा नहीं है। दूसरी तरफ जो पुर्तगाल था, पुर्तगाल ने कहा, उन्होंने कहा भी हमारे ब्रिटेन के साथ में अच्छे रिलेशन है, तो उन रिलेशन को हम बनाए रखना चाहते हैं, हम क्यों बुराई लें। तो इसलिए हम देखते हैं कि स्वीडन है, हॉलैंड है, पोप के राज्य है, पुर्तगाल है, ऐसे में क्या था कि इन्होंने अब विरोध करना शुरू कर दिया। दूसरी तरफ हम देखते हैं जो रूस था, तो रूस का जो जार था, रूस के जार ने कहा कि हम ब्रिटेन जो जहाज जा रहे हैं उनको नहीं रोकेंगे, लेकिन ब्रिटेन का जहाज हमारे यहां आ रहा है तो हम उसको नहीं आने देंगे। लेकिन एक बात हम आपकी स्वीकार करते हैं कि ब्रिटेन के जहाजों को तो हम नहीं आने देंगे, लेकिन ब्रिटेन के उपनिवेश हैं, उनके जहाज आएंगे तो वो आएंगे, उनको हम नहीं रोक सकते। तो नेपोलियन इससे भी क्या है, रूस से नाराज हुआ, है ना। तो ये थी नेपोलियन की महाद्वीपीय व्यवस्था। पहला आदेश निकाला नेपोलियन ने ब्रिटेन के खिलाफ, बर्लिन एक्ट। दूसरा, वारसा एक्ट, प्रसार हॉवर के तटों पर रोक दिया गया। इन दोनों के खिलाफ ब्रिटेन ने भी सामने से आदेश निकाला, ऑर्डर इन काउंसिल। और उसके बाद नेपोलियन ने फिर इंग्लैंड के खिलाफ आदेश निकाला, माल को जला दो मिलान में। स्वीडन, हॉलैंड, पोप के राज्य, पुर्तगाल, इन सब ने क्या कर दिया, नेपोलियन की इस व्यवस्था को मानने से मना कर दिया। उसके बाद हम देखते हैं कि जो स्पेन का मामला था, स्पेन का मामला क्या है, ये भी 1806 से 1813। स्पेन का क्या था कि चार्ल्स और उसके जो पुत्र था, उनमें क्या है कि विवाद चल रहा था सिंहासन को लेकर के। तो इस विवाद में क्या कहा, नेपोलियन ने दोनों को बुलाया और कहा कि मैं आपकी सुलह करवा देता हूं। लेकिन नेपोलियन ने इस बंदरबांट में हम कहें तो फायदा उठा लिया। क्या उठाया, उसने कहा कि आप तो लड़ाई करते हैं, आप कैसे राज्य संभालेंगे, ऐसे करो आप दोनों ही राजा मत रखो, बल्कि राजा यहां का क्या किसको बना देते हैं हम, स्पेन को। नेपोलियन कहता कि मेरा भाई है जोसेफ, कहते जोसेफ को क्या बना देंगे, राजा बना देंगे। तो अब नेपोलियन ने बड़ी चतुराई दिखाते हुए अपने भाई जोसेफ का नाम है वो कर दिया स्पेन, कि स्पेन का राजा यही रहेगा। तो जोसेफ को क्या किया गया, यहां पर राजगद्दी पर बिठा दिया गया स्पेन। लेकिन स्पेन की जो जनता थी, उस जनता ने स्वीकार नहीं किया। जनता ने जोसेफ को अपना राजा स्वीकार है वो नहीं किया। तो क्या हुआ, अब गृह युद्ध शुरू हो गया। क्या हो गया, गृह युद्ध की शुरुआत हुई। किसके खिलाफ है, फ्रांस के खिलाफ। फ्रांस के खिलाफ गृह युद्ध की बात है वो, गृह युद्ध वो शुरू हो गया। नेपोलियन ने अपने सैनिक भेजे, फ्रांस के सैनिक स्पेन में लड़े। लेकिन क्या हुआ कि तभी स्पेन की सहायता में कौन आ गया, स्पेन की सहायता में आ गया इंग्लैंड। और इंग्लैंड की जो सेना आई वो आई विलिंगटन के नेतृत्व में, या इसको कहते हैं हम वेलेजली। ठीक है,
तो विलेजली के नेतृत्व में क्या आई, यहां सेना आ गई और इस सेना ने, विलेजली ने क्या किया, फ्रांस की सेना को परास्त कर दिया। क्या किया, फ्रांस को परास्त किया। जो से पहले ही भाग गया वहां से। ठीक है, नेपोलियन ने दोबारा सेना भेजी, युद्ध हुआ, वेलेजली क्या इस युद्ध में जीत गए। अब फ्रांस को इससे काफी नुकसान है वो उठाना पड़ा। तो बार बार हम देखते हैं कि सैनिक भेजे, युद्ध लड़े, लेकिन हासिल कुछ हुआ नहीं। इसलिए कहा जाता है कि नेपोलियन ने कहा कि स्पेन के नासूर ने मुझे बर्बाद कर दिया। स्पेन के नासूर ने मुझे बर्बाद कर दिया। किसने कहा, नेपोलियन ने कहा। ठीक है, तो ये था स्पेन का मामला। उसके बाद हम देखते हैं कि 1812 नेपोलियन ने क्या किया, रूस पर आक्रमण किया। इसको हम क्या बोल सकते हैं, मास्को अभियान बोल सकते हैं। और ये अभियान क्यों किया गया, कारण क्या रहा, नंबर 1 कि जो जार था, जार ने ब्रिटिश फ्रांस की महाद्वीपीय व्यवस्था में यह स्वीकार किया कि यह स्वीकार किया गया, किसने, जार ने, यानी रूस ने यह बात स्वीकार कर ली फ्रांस की कि जो महाद्वीपीय आपकी व्यवस्था है उसमें इंग्लैंड के जहाजों को रूस के बंदरगाहों पर निश्चित कर दिया जाएगा। नंबर 1। 2 नंबर पे क्या रहा, 2 नंबर पे रहा इंग्लैंड के उपनिवेशों के जहाजों को रोका नहीं जाएगा। पहली बार कि जार ने फ्रांस की महाद्वीपीय व्यवस्था यह स्वीकार किया कि इंग्लैंड के जो जहाज हैं उन जहाजों को तो हम क्या कर देंगे, रोक देंगे, लेकिन उपनिवेशों से जो जहाज आ रहे हैं उन जहाजों को हम नहीं रोकेंगे। तो ये बात पसंद नहीं है नेपोलियन को कि उपनिवेश हो चाहे इंग्लैंड हो, हमें तो पूरा नहीं चाहिए, जाना ही नहीं चाहिए। तो इसलिए पसंद नहीं आई। दूसरा हम देखते हैं कि महाद्वीपीय व्यवस्था तो नेपोलियन की असफल रही। उसका एक कारण यह भी था कि उसने क्या किया, सभी देशों को प्रतिबंधित कर दिया कि सामान भेजना ही नहीं, बल्कि नेपोलियन खुद ने पूर्ण रूप से फ्रांस में रोक नहीं लगाई, क्योंकि उसको खुद को सेना के जूते हैं, सेना का सामान है, वो ब्रिटेन से मंगवाना पड़ता था। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि नेपोलियन खुद इससे पैसा कमाना चाहता था। नेपोलियन ने अनाज भेजा ब्रिटेन से ज्यादा पैसे पर, है ना, तो कहते ज्यादा पैसा देगा हम महंगा देंगे, तो महंगे स्तर पर अनाज भेज दिया, लेकिन उनको अनाज की पूर्ति होगी बस। तो अब क्या था कि जार ने जब ये बात कही तो नेपोलियन गुस्सा हो गया और नेपोलियन ने क्या कर दिया, जार पर चढ़ाई कर दी। अब युद्ध हुआ और युद्ध कौन सा था, बोरोडिनो युद्ध।
बोरोडिनो युद्ध। और इस युद्ध में क्या हुआ कि नेपोलियन की जो सेना है उसको काफी क्षति है वो हुई। उसके बाद बोरोडिनो से आगे बढ़ा नेपोलियन, कहा मास्को की तरफ बढ़ा। लेकिन जैसे ही मास्को की तरफ बढ़ा तो उसने देखा कि वहां कुछ नहीं है, वहां सब कुछ क्या हो गया, बर्बाद हो गया। क्योंकि रूसी जो सैनिक लड़ रहे थे, जब वो पीछे हटे तो सारा कुछ वो बर्बाद करते हुए जा रहे थे, ताकि नेपोलियन की सेना को कुछ नहीं मिले। नेपोलियन की यहां 6 लाख की सेना लेकर के नेपोलियन ने चढ़ाई की थी, ठीक है। लेकिन उसके क्या बचे, 1 लाख सैनिक ही उसके बचे। 5 लाख सैनिक यहां पर काम आ गए। क्यों आगे काम, इसके कई कारण थे। क्या कारण था, इतना लंबा मार्ग सेना आई। दूसरा, इतने लंबे मार्ग में सेना के लिए रसद सामग्री पहुंचना संभव नहीं था, क्योंकि रसद सामग्री टाइम पर पहुंचती नहीं तो इससे नुकसान होता। भूखमरी से मर गए लोग, क्योंकि रूसी सेना ने तबाह कर दिया। और यहां तक हम देखते हैं कि नेपोलियन पहले भी स्पेन के अंदर है युद्धों में बहुत सारे सैनिक मार चुका था। तो इससे क्या हुआ कि नेपोलियन की स्थिति डावाडोल हो गई, सैनिक कम हो। और हम देखते हैं कि यहाँ जो युद्ध लड़े उसने 6 लाख जो सैनिक थे, सैनिक में की अगर औसत आयु की बात करें तो 16 साल थी। अब 16 साल के लड़के जो गए, वो कौन सा युद्ध, उनको पूरा प्रशिक्षण ही नहीं मिला हुआ, तो वो कैसे युद्ध करेंगे। तो इस प्रकार, और रूस की ठंड, क्योंकि रूस में कहावत ही प्रचलित है कि हमारे सारे जनरल है वो मारे जा सकते हैं, लेकिन जनरल दिसंबर और जनरल जनवरी तो हमारे हमेशा विजयी रहते हैं। तो ठंड के कारण भी मारे गए। और हम देखते हैं कि नेपोलियन की जो सेना थी उसके पास में पहनने के लिए उचित वस्त्र भी नहीं थे कि वो ठंड से बच सके। तो इस खराब स्थिति के अंदर नेपोलियन के 5 लाख सैनिक यहां मारे गए, 1 लाख सैनिक ही बचे। नेपोलियन को वापस क्या हटना पड़ा। और अब क्या था कि वो वापस हटे, लेकिन घाटा बहुत लग गया, सैनिक नहीं रहे, आर्थिक स्थिति काफी खराब हो गई। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि नेपोलियन निरंतर जब बढ़ रहा है तो अब आसपास के देशों के लोग थे, ऑस्ट्रिया है, ब्रिटेन है, स्पेन है, रूस है, सारे देश क्या है कि अब फ्रांस के विरोध में आ गए। तो उन्होंने क्या किया, एक सम्मेलन किया। स्पेन, रूस, ब्रिटेन, ऑस्ट्रिया, प्रसा, सारों ने मिलकर के बात, और क्या बात की, उन्होंने कहा कि हम क्या करें, मिलकर के नेपोलियन को परास्त करें, मिलकर के नेपोलियन को परास्त करें। नेपोलियन को परास्त कर देंगे हम मिलकर के तो काबू पाया जा सकता है, वरना तो हमारे सारों के लिए समस्या बना हुआ है नेपोलियन, सबके राज्य छीन लेगा। तो अब इन्होंने क्या किया, मिलकर के योजना बनाई और युद्ध लड़ा गया 1813। 18-19 अक्टूबर लिपजिंग का युद्ध। और इस युद्ध में क्या किया, सभी राष्ट्रों ने मिलकर के और नेपोलियन को क्या कर दिया, परास्त। हाँ, क्या हो गया, नेपोलियन परास्त हो गया। नेपोलियन परास्त हो गया तो उसको कहा कि फ्रांस का सिंहासन त्याग दे। तो नेपोलियन ने क्या किया, फ्रांस राजगद्दी से उसे उतार दिया गया। और हम देखते हैं कि यहां पर तालेरा ने अस्थायी सरकार बना ली। और उसके बाद हम देखते हैं कि जो लुई 18 था, किस वंश का है, बुर्गो वंश का, क्योंकि फ्रांस में नेपोलियन से पहले बुर्गो वंशी था। तो लुई 18 को क्या बना दिया गया, राजा बना दिया गया फ्रांस। और नेपोलियन को कहां भेज दिया गया,
एल्बा द्वीप भेज दिया गया। एल्बा द्वीप कहाँ है? भूमध्य सागर में पड़ता है। यहां पर क्या किया गया? नेपोलियन को भेज दिया। उसको कहा कि हम आपको पैसा देते रहेंगे, पेंशन, और आप यहीं रहिए। आपकी राजा की पदवी है वो रहेगी आपके पास, लेकिन सिंहासन नहीं रहेगा। नेपोलियन को भेज दिया गया एल्बा। लेकिन नेपोलियन क्या मन नहीं लगा वहां। थोड़े टाइम रहा, 10 माह, और एक दिन क्या हुआ, फिर वो वापस आ गया फ्रांस। दोबारा जब वो फ्रांस आया, कहां से? एल्बा से। एल्बा से कहां आ गया? फ्रांस। जब आया तो हर कोई जैसे मान लो उसका इंतजार कर रहा था। लोगों ने बड़ा आदर सत्कार किया। हम देखते हैं कि एल्बा से फ्रांस की नेपोलियन की यात्रा है। इस यात्रा सुभाष चंद्र बोस जो थे, उन्होंने क्या कहा कि गांधी जी ने जो दांडी मार्च किया, यानी दांडी यात्रा की, वो नेपोलियन की एल्बा से फ्रांस यात्रा की तरह है ही थी। तो अब सभी ने लोगों ने आदर सत्कार किया। नेपोलियन आया और नेपोलियन दोबारा फ्रांस का राजा बन बैठा। अब दोबारा बन बैठा तो इसी बीच हम देखते हैं कि जो चौथा गुट था उसमें दरार आने लगी। लेकिन सभी लोगों ने कहा कि हम ऐसे वैमनस्य रहेंगे तो नेपोलियन हम सब पर भारी पड़ेगा दोबारा। तो उन्होंने आपसी मतभेद भुला करके और सभी एक साथ दोबारा आए और उन्होंने फिर नेपोलियन के खिलाफ नई योजना बनाई और एक और युद्ध लड़ा 1815। कौन सा युद्ध? वाटरलू का युद्ध। और वाटरलू का युद्ध लड़ा गया। और इस वाटरलू के युद्ध, वाटरलू का है बेल्जियम में। इस युद्ध में क्या किया? नेपोलियन ने यहां 100 दिन का शासन किया और उसके बाद फिर नेपोलियन को इस युद्ध में परास्त होना पड़ा। नेपोलियन अंतिम रूप से परास्त हो गया। ये 40वीं लड़ाई थी नेपोलियन की और नेपोलियन परास्त हो गया। अब उसे दोबारा पकड़ लिया गया और कहां भेज दिया गया? सेंट हेलेना द्वीप पे। और सेंट हेलेना द्वीप कहां है? दक्षिणी अंटार्कटिका। ठीक है, महासागर, दक्षिणी अंटार्कटिका महासागर में उसे भेज दिया गया। और उसके बाद 1821 में, यानी पेट में उसके कैंसर हो गया और वो मृत्यु होगी। हम देखते हैं कि वो जब वहां कैद में था तो अंग्रेज सेनापति ने बड़ा तंग किया करते थे। बाद में उसको कैंसर हो गया और उसके 1821 में मृत्यु है वो हो। तो जो लिपजिंग और जो वाटरलू की युद्ध है वो काफी महत्वपूर्ण है, अंतिम चरण में है। एक ध्यान रखना, लिपजिंग के युद्ध के बाद नेपोलियन को कहां भेजा है? एल्बा द्वीप भेजा था। और वाटरलू के युद्ध के बाद नेपोलियन को कहां भेजा गया? सेंट हेलेना द्वीप भेजा गया। एल्बा कहां है? भूमध्य सागर में पड़ता है। सेंट हेलेना दक्षिणी अंटार्कटिक महासागर में पड़ता है। ठीक है, तो इस प्रकार हम देखते हैं कि नेपोलियन का जिस गति से उत्कर्ष हुआ उसी गति से उसका पतन भी हो गया। तो उसने एक बड़ा राज्य स्थापित किया, लेकिन सभी यूरोप के देशों में उसने खलबली मचा दी और एक तानाशाही प्रवृत्ति को उसने जन्म दिया, जो आगे चल करके क्या है, लोगों का प्रेरणा स्रोत बना। लेकिन जो नेपोलियन ने विजय की एक छत्र शासन स्थापित करना चाहा, उसको आगे के जो तानाशाह थे उन्होंने भी उसी रूप में लिया, लेकिन वो इतने सफल नहीं हो सके जितने विजय यात्राओं में नेपोलियन ने वो सफल रहा। तो ये था हमारा नेपोलियन। 3 क्लासेस के अंदर हम लोगों ने नेपोलियन को किया है। और जिन्होंने पहले की वीडियो नहीं देखी हैं वो पहले उन वीडियोस को देखें, उसके बाद इसको देखें। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद। एक मैं बात और कहना चाहूँगा कि नेपोलियन के आगे वाले जो 2 टॉपिक हैं, इटली का एकीकरण और जो जर्मनी का एकीकरण है, वो दोनों एकीकरण हम लोगों ने पढ़ लिए हैं। तो एक बार आप उनको दोबारा से देख लें और उसके बाद हम आगे से नया जो टॉपिक है वो करेंगे। आज के लिए बस इतना ही।